आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 वर्क एनर्जी और पावर। तो इसमें इस पूरी यूनिट खत्म करने की कोशिश करेंगे आज ही, थोड़ी थोड़ी पार्ट। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस पे। तो वर्क डन क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन यही लिखो, वर्क क्या है। वर्क डन लिखो, इट इज द वर्क बाय फोर्स व्हेन बॉडी इज एक्चुअली डिस्प्लेस्ड। मतलब उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगी तो वर्क डन आएगा। अगर कोई फोर्स हम लगा रहे हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गई तो वो उसके वजह से वर्क डन बन गया। अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट है, फॉर कांस्टेंट वेक्टर, अगर वेरिएबल है फोर्स, वेरिएबल मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग हुआ है तो उस पर फोर्स अलग लग रहा है, कुछ और डिस्टेंस चल के उस पर फोर्स अलग लग रहा है, तब उसको इंटीग्रल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। फोर्स का डॉट प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट के साथ, एस जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एफ जो है फोर्स है, यहाँ पे लिख लो, एस जो है क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है कुली के बारे में, कुली है ना, तो अपने सर के ऊपर जो है सामान लेके चलता है ना, सर पे सामान लेके चलेगा वो इस साइड में, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगी इसकी इस साइड में, है ना। फोर्स किस साइड में लग रहा है, वेट, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया अब 90। तो यहाँ से देखो ये इनको वैसे मैं लिखूंगा एंगल की फॉर्म में, एफ एस कोस ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर ये 90 हो गया, कोस 90 कितना होता है 0, तो वर्क डन क्या आएगा इस केस में 0 आएगा, वर्क डन इज 0, ठीक है, समझ में आई। अगर कोई सर्कुलर पाथ हो, एक केस तो ये है वर्क डन 0 का, फॉर सर्कुलर पाथ, मतलब ऐसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है कुछ फोर्स से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा इसके अंदर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इस केस में, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। यहाँ से चला और यहीं पे पहुंच गया तो कितना वर्क डन करेगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0, तो वर्क डन कितना होगा 0। तो कोई भी एक आदमी है वो चक्कर लगा रहा है एक ही सर्कल के अंदर, तो कोई काम नहीं कर रहा वो, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। वर्क डन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव और 0, तीनों केस हो सकते हैं। नेगेटिव कब होगा, जब कोस की वैल्यू नेगेटिव हो, है ना। कोस की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 डिग्री में, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। 90 से बड़ा होता है उसको ऑब्ट्यूस, और 90 से छोटा होता है उसको एक्यूट एंगल, है ना। 90 से कम होगा तो कोस 90 से कम मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। 90 से ज़्यादा है तो नेगेटिव वर्क डन होगा, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लिख लो फॉर थीटा लेस देन 90 वर्क डन इज पॉजिटिव। इसमें ही लिख लेना इफ फोर्स इज वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स हो तब इंटीग्रेशन यूज करेंगे, वेरिएबल फोर्स वेक्टर। अगर वेरिएबल, इसके क्वेश्चन हम करेंगे, अगर वेरिएबल होगा तब कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करना है जस्ट आपको, और कुछ नहीं करना। व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल, वर्क डन इन पॉजिटिव। व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री obtuse angle, work done is negative, or when theta is 90 degree at right angle, वर्क डन इज 0। तो तीनों केस ये है।
अब जैसे मैं कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट ये है मेरे पास, ठीक है, और इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ से ऐसे, यहाँ से इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी, मान लिया मैंने इस साइड में, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इस केस में। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे देखना है हमें फोर्स किस साइड में लग रहा है। किस साइड में लगेगा? ये इसी साइड में लगेगा। तो ये एंगल जो है 90 से कम ही है, ज़्यादा नहीं है। अगर ये फोर्स इस साइड में होता है ऐसे, तो हम ये एंगल लेते फिर, जो कि 90 से ज़्यादा होता। तो इस वाले केस में वर्क डन जो है पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि लेस देन जो है 90 डिग्री है, तो वर्क डन जो है पॉजिटिव होगा। समझ में आया? वर्क डन 0 के मैंने 2 एग्जांपल तुम्हें दे दिए हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है तुम्हारा कि कुली जल रहा है, तो उसका वेट दे देंगे ऑब्जेक्ट का, भाई इतना वजन उसने रख रखा सर पे, और वो डिस्प्लेसमेंट दे देंगे उसकी। तो सिंपल तुम्हें वर्क डन पूछ लेंगे। जैसे कुली ले लिया मैंने, कुली, और उसने एक मास ले रखा है, 5 किलो का मास सर के ऊपर रख रखा है, और डिस्प्लेसमेंट वो 10 मीटर चला है। तो तुम क्या करोगे? ये mg इंटू में s कर दोगे सीधा यहाँ पे, तो गलती हो जाएगी। यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? 0 होगा इस केस में। कभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और g से मल्टीप्लाई कर दो, तो 500 आ गया भाई, 500 जूल, वो लिख दोगे। ये भी आंसर में मिलेगा तुम्हें। तो जल्दबाजी में ये आंसर टिक कर दोगे तुम। बस इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है, बस और कुछ नहीं है। तो एंगल का ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, इसका भी ध्यान रखना है। चलो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो और ऐसा यूनिट बताओ मेरे को क्या आएगी। डायमेंशन फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ओनली सिंगल फॉर्म, स्केलर फॉर्म में याद रख लो इसको डायमेंशन फॉर्मूले के लिए, क्योंकि एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है कोस ऑफ एंगल का। तो वर्क डन है अपना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन फॉर्मूले के लिए, या पूरा लिखना चाहो तो कोस ऑफ थीटा। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ml t-2, और एक l यहाँ से आएगा तो ml² t-2। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट देखो, यहाँ से फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, इसको हम बोलते हैं फिर जूल। CGS यूनिट की मैं बात करूं तो डाइन सेंटीमीटर, और उसको हम बोलते हैं फिर अर्ग्स। तो 1 जूल और अर्ग्स के बीच में रिलेशन निकालो, देखा जल्दी। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स, और न्यूटन और डाइन में 1 और देखो मैंने फोर्स की यूनिट बताई थी तुम्हें, किलोग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स, याद है? देखो मैंने बताया था 1 किलोग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स। उसमें क्या होता है? ये जो है मास गिवन होता है और उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्स आ जाता है। इसकी यूनिट आएंगी किलोग्राम मीटर। जैसे ये है 1 किलोग्राम मीटर। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी मास है, 1 किलो का मास है, ठीक है, 1 किलो मास कर दिया मैंने, और उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो हो गया फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितनी करेगा वो? 1 मीटर। तो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट लेनी है। तो ये जो आंसर आएगा कितना? लगभग 9.8 लिख लो, पूरा लिखना चाहो तो 9.8 जूल। तो 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल। सिमिलरली एक यूनिट है ये 1 ग्राम सेंटीमीटर। इसमें मास होगा 1 ग्राम, फिर जी से मल्टीप्लाई करना है, जी को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो तो 980 हो गया, 980 अर्ग्स। जैसे हमने फोर्स में निकाला था ना, वैसे ही सेम यहाँ पे करना है, बस 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर देना 1 सेंटीमीटर से यहाँ, ठीक है।
तो ऐसा लिखा मिले किलोग्राम मीटर, तो कभी ये कर दो मास इंटू डिस्प्लेसमेंट है, मास इंटू डिस्टेंस है, कोई नई यूनिट आएगी नहीं, ये वर्क डन की यूनिट है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है? काइनेटिक की वजह से। देखो हमने पढ़ा था काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, ये डायनेमिक फ्रिक्शन हमने पढ़ा था, तो किसकी वजह से आ रहा था वो? फ्रिक्शन इन मोशन, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है? इट इज द एनर्जी possessed by motion of the object। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मूला तुम सीधा लिखो 12mv², और इसको लीनियर मोमेंटम के टर्म में भी लिखते हैं। लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू में वेलोसिटी, यहाँ पे v है वेलोसिटी, तो मास, इसे मास से मल्टीप्लाई करो, मास से डिवाइड कर दो, तो m² v² क्या बनेगा? p², तो p²/2। तो ये दो फॉर्मूले बन गए काइनेटिक एनर्जी के, दोनों तुम्हें याद रखने हैं। क्वेश्चन जो आता है वो सीधा फॉर्मूला बेस आता है। इसमें क्या पूछ लेंगे कि तुमसे पूछ लेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट दे देंगे, मास दे देंगे उसका, ठीक है, उसकी वेलोसिटी को मैं डबल कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी हाफ कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बस यही फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी भी? ऐसा यूनिट वही सेम, एनर्जी हो, कोई भी वर्क डन हो तो जूल है, और सीजीएस यूनिट भी वही है, अर्ग। तो ऐसे याद रखना है, जूल और अर्ग जो है ये सारी की सारी एनर्जी, जो भी एनर्जी है ना, सबकी ये यूनिट होती हैं। और डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होता है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ml²t-2। इसमें ग्राफ प्लॉट करो अब, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी फॉर मास टू बी कांस्टेंट, और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास फॉर वेलोसिटी टू बी कांस्टेंट। देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ और स्क्वायर टाइप के ग्राफ, जो पैराबोलिक कर्व होते हैं, ये तुम्हें ग्राफ सब बनाने आने हो चाहिए। तो एक बार जनरलाइज तुम्हें करा देता हूं। ये हमारा है y, ये है x, ठीक है। एक ही ग्राफ में मैं सारे ग्राफ करवाने की कोशिश करता हूं। चलो, ये जो कर्व है ना बीचों बीच, ये है y = x का, ठीक है। अब इसकी पावर अगर इंक्रीज करेंगे, हम क्या करेंगे? पावर इंक्रीज करेंगे, तो पहले जाएगा इससे थोड़ा सा नीचे और फिर इसके ऊपर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर और इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही पावर हम बढ़ाते जाएंगे तो ये कर्व जो है ऐसे और बेंड होता जाएगा, ठीक है। तो ये है पैराबोलिक कर्व, ये है स्ट्रेट लाइन कर्व, और बाकी ये क्यूबिक पावर के, फोर्थ पावर के ऐसे सेम। ऐसे अब पावर कम करेंगे हम, या 1 पावर है ना, तो अगर हम हाफ कर दें पावर, मतलब √x ले लें, तब कैसे आएगा? √x लेंगे तो इसके थोड़ा सा ऊपर जाएगा पहले, और फिर ऐसे क्यूब करेंगे, क्यूब रूट, तो और पावर 1/4 करेंगे तो और नीचे आएगा फिर वो, ठीक है। तो ऐसे ही कर्व तुम्हें याद रखने हैं। अब ये बना लो सारे के सारे कर्व। ये तो इधर चला गया थोड़ा, ये गलती होगी भाई। काम क्या आएंगे? काम अभी बताऊंगा क्या आएंगे। क्योंकि कर्व के क्वेश्चन हमेशा से आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, तो उसमें तुम्हें ग्राफ दे देंगे कोई भी, और पूछ सकते हैं कि मतलब किसके रेस्पेक्ट में कौन सा क्या है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर कर्व तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि भाई ये क्यूबिक रूट हो सकता है, √x हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, तो तुम इजीली निकाल सकते हो। जैसे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस यहाँ पे वेलोसिटी का ही मैं कर्व करूँ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी फॉर m टू बी कांस्टेंट, तो क्या कर्व बनेगा? कौन सा कर्व बनेगा इसमें बताओ जरा मेरे को। देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी
इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बनेगा फॉर मास टू बी कांस्टेंट, है ना। तो वी स्क्वायर वाला कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर वाला, ये वाला कर्व है, तो ये आएगा, ठीक है। इसका जो कर्व बनेगा, ये फॉर्मूला मैंने, ये जो ग्राफ है ये जनरलाइज करवाए हैं तुम्हें। भाई तुम्हें कोई भी कर्व दे देंगे, अगर कर्व गिवन है तो तुम ये बता सकते हो भाई कर्व किस चीज़ का है, स्क्वायर का है या क्यूब का है या फिर रूट का है, किस टाइप का है, किस टाइप का हो सकता है। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है तो क्वेश्चन आधा हो जाता है सोल्व। अब तुम्हें यही नहीं पता होगा भाई पैराबोलिक कर्व जो है किस टाइप का होता है, तो तुम ये कैसे निकाल पाओगे। क्वेश्चन ये दे देंगे तुम्हें, ये प्लॉट करो और आंसर में ये मिलेगा, एक ये मिलेगा स्ट्रेट लाइन, एक ये मिलेगा, एक थोड़ा सा और बेंड कर देंगे इसी ऐसे, या फिर कुछ बेंड और कर देंगे। तो इनमें से कौन सा कर्व तुम्हें लगेगा, वी स्क्वायर का प्लॉट तो यही बनेगा पैराबोलिक। तो तुम्हें अगर पता होगा तो कर दोगे, नहीं तो नहीं होगा। एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का और कर लो, ये पैरेलल ले जाना इसके, y इक्वल टू 1/x, 1/x स्क्वायर हो तो भी ऐसे ही आएगा, 1/x क्यूब हो तो भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हो एक, हमें प्लॉट करना है लीनियर मोमेंटम वर्सेस मास फॉर काइनेटिक एनर्जी टू बी कांस्टेंट। तो प्लॉट करो जरा कैसा ग्राफ आएगा, रफली हमें प्लॉट करना है कैसा ग्राफ आएगा, लीनियर मोमेंटम वर्सेस मास फॉर काइनेटिक एनर्जी टू बी कांस्टेंट। मतलब ये कांस्टेंट है और P और M के बीच में रिलेशन हमें निकालनी है। पहले तो रिलेशन निकालो और फिर उसको प्लॉट करना है। तो देखिए यहाँ से P स्क्वायर जो है वो क्या बनेगा 2mk, है ना, और P क्या बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यहाँ पे K हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो बच गया क्या ओनली और ओनली मास, क्योंकि मास हम वेरिएबल मान रहे हैं यहाँ पे। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। तो अंडर रूट वाला कर्व कौन सा है, तो ऐसा कर्व बनेगा इसका, P वर्सेस M फॉर K टू बी कांस्टेंट। तो ऐसे तुम्हें प्लॉट करने हैं, कोई भी कर्व आ जाएगा। अगर तुम्हें ये सारे याद हैं तो तुम इजीली प्लॉट करके देख सकते हो कौन सा प्लॉट आएगा, इजीली आंसर तुम्हें मिल सकता है इसका, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कब यूज आती है, जब देखो कब भी जैसे हम गोली चला रहे हैं, है ना, और वो किसी के लग जाती है, किसी के अंदर घुस जाती है वो गोली, तो कितना वर्क डन वो करेगी गोली अंदर, या फिर कितने फोर्स से वो जाएगी। अगर हमें ये पता है कि वो 2 मीटर चीर के चलेगी हमारे को, तो हम वो निकाल सकते हैं। कैसे, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे, सीधा रिजल्ट में लिख रहा हूं। तो वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे ये कोई लकड़ी का एक बोर्ड है, ठीक है, इसमें मैंने गोली मारी, यहाँ से गोली मारी, मान लिया इसकी स्पीड मैंने मान ली 10 मीटर पर सेकंड है कुछ, ठीक है। तो ये गोली इसमें टच करेगी यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे, है ना, और फिर मैंने मान लिया वो 10 मीटर जो है यहाँ पे 10 मीटर तक चली गई वो, और यहाँ पे आके फिर वो रुक गई। यहाँ पे रुकने के बाद हमें ये निकालना है कि वो कितने फोर्स से गई है, इसके अंदर कितने फोर्स से गई है, क्वेश्चन ये है। तो निकाल सकते हो इसको यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे यूज करो। देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस केस में, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अगर उसका मास मैं और दे देता हूँ, चलो इस बुलेट का मास है 10 ग्राम
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम। देखो फाइनल का मतलब यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे कोई वेलोसिटी है इसकी नहीं है तो जीरो पुट करना है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड ही मैं मान रहा हूँ, एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी 10 पुट करना है, तो ये हो गया वर्क डन। और वर्क डन किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट हमारी 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया तो 10 मीटर ट्रेवल किया उसने, तो कितना फोर्स होगा वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वर्क डन कितना है, नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, है ना, वर्क डन कोस ऑफ थीटा और लेना है। तो वर्क डन जो है, ये फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इस साइड में लगाएगी, और ये जो है बोर्ड इसके इस साइड में लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस बुलेट के उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तभी तो वो जाके रुकेगी। तो इसलिए फोर्स जो है या फिर ये एंगल जो है इनके बीच में वो आएगा 90 से ज़्यादा, 180 डिग्री आएगा। फोर्स इस साइड में, डिस्प्लेसमेंट इस साइड में, ठीक है। इसलिए नेगेटिव साइन, क्योंकि ये जीरो हो गया तो नेगेटिव ही बच गई ना वर्क डन। तो वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ से फोर्स निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 10 मीटर है, और ये 180 डिग्री। ये समझ में आ गया। अब हम पर चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल की वजह से, पोटेंशियल क्या होता है, मीन्स उसके अंदर कितना दम है, उसकी पोजीशन जो है कैसे चेंज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी इट इज द एनर्जी possessed बाय पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड कर रही थी, काइनेटिक मोशन पे, वेलोसिटी या स्पीड पे, है ना। ये पोजीशन पे डिपेंड करती है। पोजीशन जो है वो किसी के रेफरेंस पॉइंट के अलोंग देखी जाती है। जैसे हमें यहाँ से कहीं जाना है, भाई क्या पोजीशन है तेरी, तो कोई रेफरेंस पॉइंट तो होगा, कहाँ से पोजीशन देख रहे हैं हम, तो हमेशा इसमें एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना होता है हमें, ठीक है। अब वो अलग अलग के लिए है। जैसे मैं मानूं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जनरली पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं यू से। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा तुम लिख लो mgh। h इज द हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, यहां से कितनी ऊपर जा रहे हैं हम। इन केस अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तब की हम बात कर रहे हैं। मतलब ये हाइट इतनी ज़्यादा नहीं गई है, तब की बात है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, 9.8 है एट द सरफेस ऑफ अर्थ नियर द इक्वेटर, है ना। हम जैसे जैसे पोल्स पे जाते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वैल्यू घट जाएगी, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो भी वैल्यू घट जाएगी। ये हम पढ़ेंगे 6th यूनिट के अंदर। सेकंड टाइप इसमें लिखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिसिटी मतलब वो होता है जैसे रबड़ होता है, मतलब उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे और है स्प्रिंग का केस, जैसे स्प्रिंग के अंदर आती है तो हम स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। चलो आइडियल स्प्रिंग ले रहे हैं हम, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ये है आइडियल स्प्रिंग, मतलब हर बार जो है बराबर स्ट्रेच आएगा इसके अंदर। कहने का मतलब ये, लेट्स से ये है मेरी स्ट्रेच इसके अंदर, इसको हमने खींच के स्ट्रेच कर दिया, एक्स डिस्प्लेसमेंट इसने कर दी, ठीक है। इस स्प्रिंग को यहाँ पे एक मास लगा दिया मैंने, इस मास को पकड़कर ऐसे खींच दिया हमने, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसकी, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मैंने मान लिया एक्स है, मैक्सिमम नहीं है फिलहाल, हमने मान लिया कोई भी वैल्यू है कोई भी टाइम के ऊपर। तो ये मास m है, आइडियल स्प्रिंग मैंने ली है, मतलब इसका कोई भी मास नहीं माना मैंने, और हर बार जो है बराबर स्ट्रेच आएगी, ये सब हमने माना, ठीक है। तो जब इसको हम स्ट्रेच करेंगे ऐसे तो ये वापस आएगी कि नहीं आएगी,
और क्यों आएगी? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगी। रीस्टोरिंग फोर्स, इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा ये फोर्स। मतलब मास जो है यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये वापस आने की कोशिश करेगा यहीं पे, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स। और ये प्रोपोर्शनल होता है, ये स्ट्रेच हमने कितना किया है उसके प्रोपोर्शनल होगा। के यहाँ पे है स्प्रिंग कांस्टेंट, के जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट है, हर एक स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये माइनस साइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रही है, फोर्स इस साइड में, रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट साइड में है ना, इसलिए माइनस साइन मैंने लगाया यहाँ पे। तो वर्क डन जो है वो कितना होगा इसको डिस्प्लेस करने के लिए, और कितना डिस्प्लेस हमें करना है वो देखेंगे अभी। तो देखो मैंने बताया था अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो कितना वर्क डन लगता है। अगर फोर्स हमारा क्या है वेरिएबल, वर्क डन इज इक्वल टू ठीक है, वेरिएबल फोर्स के लिए यूज कर लिया मैंने। वेरिएबल है कि नहीं है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है नहीं, पर ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो ज़्यादा फोर्स वापिस लगेगा, कम स्ट्रेच करेंगे तो कम फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, देखो फोर्स जो है इस साइड में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रही है ना, कितना एंगल है 180, कोस 180 कितना होता है माइनस साइन, तो ये आएगा फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्स एक्सिस में है तो ओनली एक्स। ठीक है, एफ की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे माइनस के एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, है ना। अब ये कांस्टेंट क्या है, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ से, तो इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि x 0 है वहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, इसका इंटीग्रेशन यही आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वर्क डन भी कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे फोर्स भी 0 हो जाएगा ना इस केस में, तो ये वैल्यू जो है 0 बन जाएगी। तो ये सारा का सारा वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर, तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, इस के का डायमेंशन बताओ जरा क्या आएगा, के की यूनिट क्या बता, ऐसा यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट ऑफ के, ऐसा यूनिट ऑफ के इज न्यूटन पर मीटर। ठीक है, समझ में आई। और पोटेंशियल एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल, कोई भी एनर्जी हो तो जूल, सीजीएस यूनिट अर्ग। थर्ड टाइप इसमें जो तुमने 12th क्लास में पढ़ी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे कई टाइप की होती हैं ये, अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नॉट लेना है यहाँ पे, अगर मीडियम है तो एप्सिलॉन लेना है। ठीक है, Q1 Q2 तो 2 चार्जेज हैं सेपरेटेड बाई डिस्टेंस r। अब हम पढ़ते हैं पावर, और फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसमें कोलिजन। तो कोलिजन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, उसमें कुछ है नहीं खास, बस डेफिनेशन ही बताएंगे, बाकी तो उसमें कुछ ज़्यादातर यूज नहीं आता। तो इसमें पावर पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में कोलिजन और क्वेश्चन इसके करेंगे हम। तो पावर क्या होती है, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को हम लिखते हैं P से, लीनियर मोमेंटम भी P से लिखते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स वर्क डन अपॉन में टाइम। अगर वर्क डन हमारा चेंज वेरिएबल है तो उसको हम लिखेंगे डेरिवेटिव फॉर्म में, अगर यहाँ पे वर्क डन जो है कांस्टेंट है तब।
अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा वर्क डन जो है वो वेरिएबल है तो हम वो यूज करेंगे डेरिवेटिव फॉर्म। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी बताओ जरा क्या होगी, और डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। ऐसा यूनिट क्या होगी, देखो वर्क डन की होती है जूल और टाइम की होती है सेकंड, जूल पर सेकंड, और इसको हम बोलते हैं वॉट। डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होगा, वर्क डन का क्या था भाई, ml²t-2, और यहाँ पे एक t और आ जाएगा तो ml²t-3, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अगर तुम्हें ये फॉर्मूले याद है ना तो डायमेंशन फॉर्मूला तुम इजीली बना सकते हो। ठीक है, एक यूनिट और होती है जो कि तुमने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर पे, हॉर्स पावर, HP। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, ये यूनिट है पावर के। पावर का एक फॉर्मूला और ड्राइव करते हैं हमें इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। 746। हाँ, देखो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है इसको ध्यान रखना है तुम्हें। पावर जो है क्या है, या फिर सिंपल वर्क डन अपॉन में टाइम, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और आ रहा है, फिर फोर्स इंटू में वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो स्केलर क्वांटिटी, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है, एनर्जी, पावर, वर्क डन, सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स जो है वो वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फोर्स वेक्टर दे देंगे तुम्हें, वेलोसिटी वेक्टर दे देंगे, डॉट प्रोडक्ट तुम्हें करना है। वेक्टर वाले एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करने तुम्हें, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट सारे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कोलिजन पढ़ेंगे और इन पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब क्वेश्चन हम करेंगे।